हेलो साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी फैमिली फार्मर्स लॉ में। आज जो अपनी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की जो क्लास है उसमें आपको सिलेबस दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अपन बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसके टॉपिक्स की अगर बात करें तो सिलेबस में आप देख सकते हैं 10 टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से ये 10 टॉपिक आपको दिख रहा है सिलेबस के। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। पहले टॉपिक के बाद में मैंने आपको जो दूसरे में थोड़ा बहुत करवा दिया है। इसके अलावा जो 7वां टॉपिक है, 7वां जो टॉपिक दिख रहा है आपको एग्रो फॉरेस्ट्री डेफिनेशन एंड इसके इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कर लिया है। आज जो अपना टॉपिक है वो 8 नंबर का है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री की। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, कृषि वानिकी जो है, देखो एग्रो फॉरेस्ट्री किसको कहा था हमने उस टाइम जब हम पढ़े थे, तो हमने एग्रो फॉरेस्ट्री इसको कहा था कि खेती के साथ साथ, ठीक है, जो वानिकी है, जंगल जो है, फॉरेस्ट किसको बोल रहे थे कि पृथ्वी का ऐसा भूभाग जिसपे अधिक घनत्व में या पास पास अधिक सघनता में अधिक हरे पौधे पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको वन कह रहे थे। और एग्रो फॉरेस्ट्री किसको बोल रहे थे? एग्रो मतलब कृषि, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी। एग्रो फॉरेस्ट्री अपन बोल रहे थे कि फॉरेस्ट्री तो कर रहे हैं, उसके साथ अपन जैसे फॉडर क्रॉप्स है, चारे वाली फसलें हैं, चारे वाले जो पौधे हैं, पादप है, वो उगा रहे थे, उनको मिक्स रूप में अपन पशुपालन वगैरह, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोल रहे थे। तो आज का जो अपना टॉपिक आपको सिलेबस में दिख रहा होगा 7 नंबर पे एग्रो फॉरेस्ट, 7 नंबर का टॉपिक हमने कर लिया है, एग्रो फॉरेस्ट्री डेफिनेशन, मीनिंग्स और इसका इंपॉर्टेंस जो टॉपिक है वो हमने कर लिया है। आज का जो टॉपिक है 8 नंबर का क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री, कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो ट्रीज का अपन सिलेक्शन करेंगे उनका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या अपन बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या उनके हार्मफुल अपने लिए हो सकता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करता है, बने रहे फार्मर्स लॉ पे। तो जो आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो ट्री सिलेक्शन कर रहे हैं अपन, जो पौधे का जो पादप का चयन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखें इसको। टॉपिक का जो टाइटल है वो यही है, कृषि वानिकी में पौधे का। तो नॉर्मली अपन एक चीज आपको मैंने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में भी बताई थी, कोई भी चीज अगर अपन सिलेक्शन कर रहे हैं उसका, ठीक है, ये कोई ऐसे समझो ये 50 चीज है, सीधा सीधा, ठीक है, 50 भैंस है, ये क्या है, 50 भैंस है, अपने को इसमें सिलेक्शन करना है, चयन करना है अपने को। भैंसों में वो अलग बात है कि सिलेक्शन या चयन की अलग अलग विधियां थी, वंशावली चयन था, ठीक है, गुणांक पंत्र की विधि थी कि थन के इतने नंबर है, दूध के इतने नंबर है, सींग के इतने नंबर है। सबकी अलग अलग सीमाएं होती है चयन करने की। सबकी अलग अलग सीमाएं क्यों होती है? क्योंकि सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती है। भाई भैंस से अपन क्या क्या अपन उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं कि अच्छा दूध दे, अच्छे सींग हो, अच्छी क्वालिटी का दे अपने को, तो वो चीज है। तो हर चीज की, हर आदमी की अलग अलग नजरिया होता है और अलग अलग आवश्यकताएं होती है हर चीज से जुड़ी हुई। तो सीधा सा एग्जांपल अगर यहाँ पे देखते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल, कि कृषि वानिकी की सबको पता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है मैंने बता भी दिया। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो मतलब होती है खेती, AGRO, एग्रो मतलब कृषि, और फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, ये सबको पता है। अब इसमें आ रहा है कि पौधे चयन करने की सीमाएं या विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर अपन चयन कर रहे हैं, भाई बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से अगर अपन किसी चीज को छांट रहे हैं तो उसी चीज को छांटेंगे जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। सबसे पहली चीज आती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। हम उसको ले जा रहे हैं तो अपन उसको रखने के लिए अफोर्डेबल हो, खरीदने के लिए अफोर्डेबल हो, मतलब अपन अनुकूल हो, उसके सारी जो अपनी जो चीजें हैं वो उसके अनुकूल हो। सीधा एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ऐसे समझना। ये कोई खेत है, ठीक है, अब इसको 3 व्यक्ति खरीदने आ रहे हैं। पहला एक औद्योगिक वाला, फैक्ट्री लगाएगा ये, दूसरा है एक किसान, और जो तीसरा है वो है कोई ऐसे समझ लो प्रॉपर्टी डीलर। 3 आ रहे हैं, खेत एक ही है, तीनों की आवश्यकताएं अलग अलग है। किसान की आवश्यकता क्या है इसके लिए, इसको चूज करने की क्या चीज है, क्या सीमा रखेगा सबसे पहली, क्या मैं इसको खरीद रहा हूं तो ज्यादा महंगी ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, या जमीन जो है वो उर्वर होनी चाहिए। सबसे मेन क्या है, जमीन जो है, जो सोइल है वो फर्टिलिटी वाली होनी चाहिए, मैं जो उत्पादन ले सकूं, जो मैं फसल करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं कर सकूं। और जब मैंने फसल यहाँ पे कर ली तो मेरे पास साधन होने चाहिए उसको मंडी तक ले जाने के लिए, और मंडी मेरे नजदीक होनी चाहिए, मेरे ज्यादा खर्चा नहीं लगना चाहिए। वो तो ये चीज सोचेगा कि ठीक है चलो अच्छी मृदा है, अच्छे से मैं खेती कर सकता हूँ। और जो औद्योगिक फैक्ट्री वाला है वो क्या सोचेगा, यहाँ पे मेरे को मजदूर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं पत्तल धोने की अगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे कच्चा माल मिलेगा नहीं मिलेगा, कपास की अगर मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो यहाँ मेरे को कच्चा माल मिलेगा, यहाँ पे मेरे को परिवहन की क्या व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या चीज रहेगा, लेबर है उसका क्या कॉस्ट रहेगा, वो ये चीज देखेगा। प्रॉपर्टी वाला आएगा वो ये देखेगा कि यहाँ पे मैं प्लाट काट सकता हूँ या नहीं, यहाँ पे जनता रहना पसंद करेगी या नहीं। खेत एक ही है,
तीनों की आवश्यकताएं अलग है, तीनों की देखने का वो नजरिया अलग है, उसको सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया जो है वो भिन्न भिन्न है। तो वैसे ही सेम फॉरेस्ट्री का है, बहुत ईजी वे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि जिस पौधे का अपन चयन कर रहे हैं जिस जगह के लिए, अब एग्रो फॉरेस्ट्री जिस जगह कर रहे हैं, जिस कोई सा भी एरिया हो वो, ठीक है, कहीं से भी, तो जिस जगह के लिए चयन कर रहे हैं वो उसकी सबसे पहले तो जो उसकी भूमि है, भाई पौधा है तो मृदा में उगेगा, पौधा है तो मृदा में उगेगा। एग्रीकल्चर की भी यही तो परिभाषा पड़ी थी कि मानव के द्वारा प्राथमिक अपने जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, सबसे पहले क्या था, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया गया कार्य कृषि कहलाता है। भूमि, सबसे पहले देखेंगे भूमि की, जो भी अपन एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए ट्री सिलेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ की मृदा है उसमें सूटेबल होना चाहिए, वहाँ के क्लाइमेट में खुद को सर्वाइवल करना चाहिए। अब मैं सिलेक्ट कर लूँ कोई ऐसा पादप जो मेरे यहाँ पे होता ही नहीं है, राजस्थान जयपुर में हो ही नहीं रहा है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ तो वो लगेगा ही नहीं, आगे पहुँचेगा ही नहीं, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। सबसे पहले अपने को चाहिए वो सर्वाइवल कर सके, तो वहाँ की मृदा उसके अनुकूल हो, जलवायु अनुकूल हो, वहाँ का जो क्षेत्र है वो उसके अनुकूल हो, वहाँ उसकी जो सारी आवश्यकताएं, उस पादप की जो आवश्यकताएं वो पूर्ति करे, और उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको जो उससे क्या लाभ लेना है कि मेरे को चारे के रूप में लेना है या लकड़ी के रूप में लेना है, तो उनकी भी आवश्यकताएं पूरी करें, आपस में संतुलन हो, उनका चयन करेंगे। ठीक है, तो एक बार बुक की लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं। क्राइटेरिया फॉर ट्री एंड क्रॉप सिलेक्शन इन एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी हेतु चयन किए गए जाने वाले उद्देश्य की पूर्ति करने वाले क्षेत्र की जलवायु भूमि के अनुसार होने चाहिए। जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है, लैंड, भूमि, सोइल, और वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वृक्षों की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, चयन किए गए वृक्षों की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली, आसानी से लगने वाले होने चाहिए। देखो मैंने सिलेक्ट तो कर लिया, सबसे पहले है आसानी से लगने वाला होना चाहिए। बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ 10 नंबर के क्वेश्चन में थ्योरी पेपर में, तो मैं इतना जोर दे रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े, आगे भी कोई चीज़ की आए ऐसी चीज़ तो रटना ना पड़े, ये कॉमन रहेगा सब में। आगे जो अपन इसमें लास्ट जो 10 नंबर का टॉपिक है उसमें देखेंगे ना, वहाँ पे कॉमन रहेगी ये चीज़ें, जो भी एग्रो फॉरेस्ट्री जो क्रॉप्स देखेंगे उनके अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक पे जोर दे रहा हूँ। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रहेगी सेकेंड टॉपिक जो आपका रीजनरेशन, पुनर्जनन, आर्टिफिशियल और नेचुरल। एग्रो फॉरेस्ट्रो का जो पुनर्जनन है कि जंगल खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई रोग लग गया, काटा पीटी हो गई, तो उसको वापस से अपन को सुधारना है, रीजनरेशन करना है, उसका पुनर्जनन करना है। तो पुनर्जनन के अंदर अपने को दो, आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, तो वो सेकंड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे अब इसके बाद में। अभी सबसे पहले है आसानी से उगने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है जल्दी बढ़ने तथा जल्दी उत्पादन देने वाला होना चाहिए। जल्दी से, पहले तो लग गया आसानी से, फिर वो जल्दी जल्दी बड़ा हो, अच्छी उसमें ग्रोथ हो और अच्छा प्रोडक्शन वो अपने को दे पाए। वही बातें आ रही है सेम, पर उसको बुक की लैंग्वेज में कि अपने को लिखना कैसे, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। फसल पर उसका एलोपैथी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक आपने सुना होगा एलिलोपैथी, एलिलोपैथी। जिस भाई को एलिलोपैथी टर्म पता है वो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताएगा। एलिलोपैथी क्या होती है कि दो पादप में लगा रहा हूँ एक साथ, एग्रो फॉरेस्ट्री में दो ही तो लगा रहे हैं कि ये तो अपना पहले से जंगल लगा हुआ है, बीच बीच में हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं, उसमें अपन फॉडर क्रॉप्स लगा सकते हैं, चारे वाली फसलें, खेजड़ी वगैरह, शीशम वगैरह। तो इस वृक्ष जो वन का वृक्ष है उसका और ये जो वृक्ष है इसके ऊपर कोई भी नकारात्मक, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर होता हो तो उसको एलिलोपैथी बोलते हैं। एक पादप का, सपोज दैट ये दो पादप है, ये मैंने एक जगह लगा दिए, इसकी जड़ों के द्वारा जो शेरेशन हो रहा है, जो स्त्रावण हो रहा है, कोई भी केमिकल, कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड, कोई भी चीज़ XYZ, किसी भी प्रकार से इसके द्वारा इसको हानि नहीं हो, ठीक है। इसको अगर हानि होती है तो उसको क्या बोलेंगे कि इसका एलिलोपैथी प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो एलिलोपैथी जिस भाई को पता थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी टर्म है ये। तो क्या है, आसानी से उगने वाला होना चाहिए, जल्दी बढ़ने वाला होना चाहिए, जल्दी उत्पादन देने वाला होना चाहिए, एलिलोपैथी प्रभाव वाला नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, चयन किए गए पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वो वायुमंडल को भी ठीक करे और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। भाई वन की परिभाषा क्या बताई थी, एक सीमित क्षेत्र में बहुत घने रूप में, जंगल के रूप में पौधे होते हैं, तो यहाँ पे इतने पौधे रहेंगे, बीच में अपन एक और क्रॉप ठोस रहे हैं उसमें, तो नाइट्रोजन की तो कमी होनी है सोइल में। तो जो आपका पौधा है जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला होना चाहिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करने वाला चाहिए, जिससे कि दोनों को लाभ मिले। भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित बनी रहेगी, वन वाली भी अच्छी ग्रो करेगी, आपने जो सिलेक्ट किया वो भी अच्छी ग्रो करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, चयन किए गए पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता हो जाती है तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि और फसल के साथ साथ प्रकाश, नमी व पोषण की भी प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। उसके अवशेष मृदा में जल्दी से डिकम्पोज होने वाले चाहिए। अब ऐसा पौधा होना चाहिए, चलो उसके नीचे कोई गिर रही है चीज़ें या वो खुद गिर गया, खत्म हो गया, तो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, अपगठित हो जाए आसानी से, उसका कुछ पता नहीं लगे, स्वाहा, वो जल्दी होने वाला होना चाहिए। उसके अवशेष मृदा में जल्दी डिकम्पोज हो। उसकी पत्तियाँ चारे हेतु उपयोग होनी चाहिए,
बीच में जो लगा रहे हैं उसकी जो पत्तियां वगैरह है वो चारे के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपन देखो जंगल के अंदर पौधा लगा रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री अगर कर रहे हैं, फॉरेस्ट के साथ साथ कोई फसल लगा रहे हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या क्यों लगा रहे हैं, उसका लाभ लेने के लिए, उससे अपन बेनिफिट्स लेने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो देखो वो जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी लग जाए, आसानी से लग जाए, वहाँ की भूमि जो सॉइल है, वहाँ की क्लाइमेट है, उसके वो अनुकूल होने चाहिए, प्लस जल्दी प्रोडक्शन देने वाला चाहिए, अपने ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं डाले दूसरे पौधों पे, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी वो करे, बेचारा सारा काम वो करे, ठीक है। और उसकी पत्तियों को अपन चारे के रूप में भी काम में ले, उसकी पत्तियों तो प्रयोग में चारे के लिए। किसी भी प्रकार के कीट व बीमारियों का होस्ट प्लांट नहीं होना चाहिए। होस्ट प्लांट क्या होता है? होस्ट प्लांट, अभी आपका मोबाइल जो है वो आपका होस्ट प्लांट है। कैसे? कोई भी कीट वगैरह आता है, आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, आप बुक उठा रहे हो, आप पढ़ने के लिए बुक उठा रहे हो, पर आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, आप जाके फ़ोन को पकड़ लिए और 3 घंटे खराब कर दिए, तो ये क्या है? खराब कर रहा है ना, होस्ट प्लांट हो गया आपका। मतलब कोई भी ऐसा, जैसे मैंने ये वन था, यहाँ पे मेरे यहाँ पे सारे पौधे लग रहे थे वन में, 20 पेड़ थे, और मैंने बीच बीच में 10 और लगा दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन पे कोई कीट आके रह रहा है मेरे 10 पे लगाए हुए पे और उन 20 को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट, कि किसी को आसरा दे रहा हो किसी हानिकारक चीज़ को, कीट वगैरह को, तो उसको बोलते हैं होस्ट। तो ये होस्ट प्लांट नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? जो अपन चयन कर रहे हैं उसके गुण बता रहा हूँ मैं आपको। मल्टीपल यूज़ वाला होना चाहिए, उसके अपन विभिन्न प्रयोग कर सके, मतलब खेती उस छाँव में ले रहे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भूमि को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, उत्पादन ले रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं, चारे के लिए उसकी पत्तियों का यूज़ कर रहे हैं, सारे कामों में वो आ रहा है, भूमि की उर्वरता वो बढ़ा रहा है, ठीक है, सोइल इरोजन को वो रोक रहा है, ये भी एक इसमें कारण है। हाई रिटर्न प्लांट होना चाहिए। हाई रिटर्न, देखो सारी आवश्यकता मनुष्य ऐसा है, अगर कोई देने लग जाए ना उसको रगड़ देता है। हाई रिटर्न प्लांट चाहिए वो। इससे क्या अपने को, हाई का मतलब होता है उच्च, रिटर्न का मतलब होता है अपने को मिलने वाला लाभ। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकता है लाभ, तो उससे लाभ मिलना होना चाहिए। नेक्स्ट है यही है, क्रॉप की विशेषताएं देखते हैं। सूट एंड इम्प्लीमेंट क्रॉप्स, छाया सहन करने वाली होनी चाहिए। अब ये तो हो गई पादप की, 2 चीज़ इसमें, फॉरेस्ट्री के पौधे चयन और फसल चयन। तो ये तो मैंने बताइए कि बराबर का पौधा अगर लगा रहे हैं, ये जंगल था, इसमें इतने थे बड़े पौधे थे, बीच में जगह थी, इतना ही बड़ा मैं कोई दूसरा लगा रहा हूँ, उसकी बात हो गई। अब बात होती है कि मैं इसमें क्रॉप लगा रहा हूँ कोई छोटी, ये तो हो गए मेरे पौधे, मेरे को यहाँ पे क्रॉप लगानी है, छोटी कोई फसल लगानी है, तो उसकी सबसे मेन विशेषता है वो ये होनी चाहिए कि वो फसल है ना वो आपकी, वो छाँव सहन करने वाली होनी चाहिए, छाया को सहन कर सके। भाई देखो ऊपर पौधे रहेंगे तो छाँव तो रहेगी, वहाँ पे हरियाली रहेगी, तो छाया को सहन करने वाली होनी चाहिए। और क्या क्या दिया हुआ आगे देखो, मैं बुक की लैंग्वेज में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, और अपना मेन मोटिव क्या है, याद करवाना, ना कि कोई सब्सक्राइब जोड़ना, ना कोई व्यूज़, ना कोई कोचिंग चलाना, ना इंस्टीट्यूट चलाना, ना आपसे फीस लेना, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना। अधिकतर ये क्या लिखा हुआ, फैमिली के क्रॉप प्रतिकूल दशाओं को सहन करने वाली होनी चाहिए, मृदा में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, पी, ओट, बरसीम वगैरह इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यही है टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। जिसको समझ में आ गया है ना कि क्या पढ़े अपन, 8वां टॉपिक, 7वां टॉपिक पढ़े थे कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। 8वें टॉपिक में फिर हमने पढ़ा कि एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, पर एग्रो फॉरेस्ट्री किसको बोल रहे हैं, 1 प्लस फसल या पौधे, 1 प्लस फसल या पौधे। फिर 8वां टॉपिक जस्ट अपने को यही लेना होता है कि अपन चलो 1 और फसल तो उगा रहे हैं, पर कौन कौन सी जो फसल उगा रहे हैं उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, उसको अपन सिलेक्शन कर रहे हैं, उसका चयन कर रहे हैं कि ठीक है ये चीज़ लगाऊंगा मैं 1 के साथ, पर उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, पौधे में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो चीज़ें मैंने आपको सारी डिफाइन कर दी बहुत अच्छे से। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया है। बाकी सभी को थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। हाँ, इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 1 के लाइक्स का। जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर ऑल इंडिया कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज, कॉन्सुलेट कॉलेज, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो ना, सबको शेयर कर देना। 1 के होते ही, इस वीडियो पे 1 के लाइक्स का एम पूरा होते ही नेक्स्ट मैं आपको सेकंड जो टॉपिक है रीजनरेशन की 1-1.5 घंटे क्लास होगी, उसमें 3-4 टॉपिक कर लेंगे। रीजनरेशन, उसमें 2 प्रकार के आते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रीजनरेशन, आर्टिफिशियल और उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल। उन दोनों का पढ़ के जो क्राउन क्लासिफिकेशन है वो भी करवा देंगे। फिर आपके सिर्फ एक टॉपिक बचेगा 9वां, जो बहुत इजी है, एले क्रॉपिंग, ठीक है और घुमंतु खेती जिनको बोलते हैं, क्या है मैंने अभी देखा भी नहीं है, वैसे ही कुछ है 9वां टॉपिक। तो वो अब बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट हो चुका है। मैथ की क्लासों का मैंने टीचर को कर दिया है पेमेंट वगैरह, वो आ रहे हैं, बहुत जल्द करवा देंगे, 1-2 दिन में, कहीं शादी में गए हुए हैं, मैथ की क्लास आपकी हो जाएगी बहुत जल्द से जल्द, बहुत अच्छे से अच्छे टीचर से, ठीक है।
इंग्लिश की क्लासें कंटिन्यू हो रही है, वो देखो आप जाके। फॉरेस्ट्री की क्लासें हो रही है, बायोकेमिस्ट्री क्लासें हो रही है, मैम करवा रही है। मैम का चैनल का लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे, उसको सब्सक्राइब कर लेना। कभी कभी मैं अपलोड नहीं करता, वो कर देते हैं क्लास वगैरह, तो वहाँ पे जाके चेकआउट करते रहना। इन फ्यूचर बहुत अच्छी पीजी वगैरह के लिए क्लासेज है। और कुछ कहना था पर मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, लाइव क्लास होती या ऑफलाइन होता तो मैं बताता। कुछ सोच के आया था मैं बोलने का, पर याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अपने टॉपिक होते हैं कंप्लीट। जिसने यहाँ तक क्लास देखी है और जिसको समझ में आ रहा है, जो फुल सपोर्ट कर रहा है, वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में क्या लिखे जाएगा, खुद का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, खुद का नाम जैसे है कुलदीप, ठीक है, कुलदीप, और खुद की यूनिवर्सिटी और कहाँ से है, ब्रैकेट में से एमपी लिख देना, राजस्थान से तो राजस्थान लिख देना, खुद का नाम। तो मेरे को पता रहेगी कितने बंदों ने, एक एक का कमेंट चेक करता हूँ मैं। जिसने यहाँ तक लिखा है कि हाँ ठीक है, उस भाई को पूरा समझ में आ रहा है, फुल सपोर्ट कर रहा है, मैम का चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है और अदर सब्जेक्ट की क्लासें भी वो ले रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना अहम करते हैं, बाकी सभी को थैंक यू।